से आपके लिए नोट्स बनाए हुए हैं और फिलहाल अभी देखो हम चलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ ठीक, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हम चलते हैं और बस आप इतने इतने जो नोट्स मैंने जो तैयार किए हैं ना उतना उतना आप तैयार कर लो, बस उतना पढ़ लो। उसके बाद क्वेश्चन बना लो एनसीईआरटी के, एग्जाम्पलर के, बुकलेट के, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सर कौन से नोट्स लिखने हैं जो आप, देखो भाई जो मैं क्लास में लिखवा रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, रफ कॉपी लेके बैठा करो, उसको लिखो। ठीक है, जो भी बोर्ड पे लिखा जा रहा है, कोई क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, आपको कहता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसको उसको लिखो, क्योंकि यहाँ पर अब इस चैप्टर के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो उसको आप लिखो, उसको वहीं पे प्रैक्टिस करो। बाकी जो नोट्स हैं, तो प्रॉपर जो नोट्स है एग्जाम के लिए वो आपको मैं देता हूँ पीडीएफ बना करके, उसको चाहे आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लो, चाहे कंप्लीट नोट्स को इकट्ठा करके फोटोकॉपी निकाल करके बाइंडिंग कर लो अच्छे से, वो आपकी चॉइस है। अरे चैप्टर तो बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं है यार, चैप्टर में तुम रोने लगते हो पहले। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक टॉपिक मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन में मैंने आपको बताया था कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उसके बाद हम उनको पढ़ते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन डी ब्लॉक एलिमेंट का एक मेन प्रॉपर्टी होती है, जो हमने पढ़ा था ना डी ब्लॉक एलिमेंट्स की वन ऑफ द मेन प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। और उन कॉम्प्लेक्स को ही हम क्या कहते हैं, उसी कॉम्प्लेक्स को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हम उसी कॉम्प्लेक्स को कहते हैं जो कॉम्प्लेक्स वो डी ब्लॉक के एलिमेंट बना रहे थे। अब वो डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि उनमें डी वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं जिनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, या फिर खाली पड़े हुए डी ऑर्बिटल होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आने से वो क्या होता है, एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह, हाँ वो तो सब कंप्लीट हो गया था ना। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट क्यों बनाते हैं वो भी मैंने यहाँ पर एक्सैक्ट लिखा हुआ है नोट्स के अंदर, सारा का सारा। वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं और इन वैकेंट ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जा सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, जिसके अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हम उस ब्रांच को कहते हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है वैसे ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ब्रांच होती है, उसके अंदर सब इसको पढ़ा जाता है। दूसरी बात, अगर डेली लाइफ में देखा जाए तो जो अपने नहीं बहुत क्रिस्प नोट्स बनाए हुए, बहुत ज्यादा थ्योरी कुछ नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में उठा के उसको आप लिख सकते हो, वो नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, कोई बिना मतलब की कोई थ्योरी नहीं है। ऑब्वियसली आप उसको प्रदीप उठाओ, एक बार रीडिंग मार लो, जो कंसेप्ट की जरूरत जहां पे पड़ेगी वो नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक, आगे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है। ठीक है, कभी डेफिशिएंसी हो रही है हीमोग्लोबिन की, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो ब्लड के अंदर अब क्या कहते हैं कि भाई इसको आयरन दिया जाता है, या फिर कोई दूसरी जो मेडिसिन होती हैं जो हीमोग्लोबिन आयरन को बढ़ाने का काम करती हैं वो दी जाती हैं। तो एक्चुअल में हीमोग्लोबिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है ये। हीमोग्लोबिन भी एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसके अंदर आयरन आयरन एज अ सेंट्रल मेटल एटम होता है। यहाँ पर एक वर्ड बहुत ज्यादा आएगा, सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन, जो कि कौन से होते हैं, डी ब्लॉक के होते हैं। ठीक है, ये डी ब्लॉक के होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। तो हीमोग्लोबिन के अंदर, हीमोग्लोबिन भी एक कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर सेंट्रल मेटल एटम कौन सा होता है, आयरन होता है। क्लोरोफिल भी एक कॉम्प्लेक्स है, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम एज अ सेंट्रल मेटल एटम होता है, आयन होता है। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनमें हम देखते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं, जो क्लोरोफिल है, आयरन है, जैसे विटामिन बी 12 है। विटामिन बी 12 का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको साइनो कोबाल एमीन कहते हैं। एनडीए में विटामिन के साइंटिफिक नाम भी पूछे जाते हैं, ऐसे छोटी छोटी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। विटामिन बी 12 साइनो कोबाल एमीन, इसमें कोबाल्ट आता है, कोबाल्ट एज अ सेंट्रल मेटल एटम आता है।
अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो बड़ा सा एक स्ट्रक्चर बना रहता है। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी डेली लाइफ में होते हैं कि जो बड़े बड़े बहुत स्ट्रक्चर्स हैं, बीच में एक मेटल रखा होता है, वो मेटल कौन सा होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है डी ब्लॉक का। क्यों रखा होता है डी ब्लॉक का? बिकॉज डी ब्लॉक में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तो कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कौन कर रहा होगा, कौन इलेक्ट्रॉन को दे रहा होगा? ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट तो इलेक्ट्रॉन को ले लेते हैं, आखिर दे कौन रहा है? तो इसमें एक वर्ड आएगा कहीं पे, लीगेंड आएगा अभी, है ना। लीगेंड इस चैप्टर की पूरी, मतलब आप ये लगा लो जान है लीगेंड। तो लीगेंड इस चैप्टर में आएगा अभी आगे। तो लीगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, किसको देते हैं ये? लीगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर को किसको देंगे? मेटल को देंगे। लीगेंड किसको देंगे? मेटल को देंगे, और बीच में एक बॉन्ड बनाएंगे जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो लीगेंड और मेटल के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। बाकी कैसे बॉन्डिंग होती है, क्या होती है, वो डिटेल में धीरे धीरे चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ऐसा कुछ चैप्टर है, ठीक, ऐसा कुछ चैप्टर आपका बन रहा है। अब इसकी स्टार्टिंग की जाए, ठीक है भाई। जितना जितना मैं बताऊं नोट्स में से उतना पढ़ते जाओ, और डेली के डेली वो एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर के क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, आसानी से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले है, ध्यान से देखना, मॉलिक्यूलर। नोट्स में दूंगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको नोट करना है तो उसको नोट कर लो। मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं या एडिशन कंपाउंड होते हैं? मॉलिक्यूलर कंपाउंड या एडिशन कंपाउंड होते हैं? नाम से पता लग रहा है कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एडिशन कंपाउंड में एडिशन हो रहा होगा, कि अपने पास कोई दो अलग अलग कंपाउंड हो रहे हैं, उनको हम ऐड कर दे रहे हैं, तो एडिशन कंपाउंड बन रहा है। ठीक, मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड। ठीक है भाई, अब ये मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड है अपने पास। हम क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट सॉल्ट को, जो स्टेबल सॉल्ट होंगे उनको आपस में मिला देंगे, तो उससे एडिशन कंपाउंड बन जाएगा। लाइक मेरे पास KCl था, और प्लस मेरे पास MgCl2 था, प्लस मेरे पास 6H2O था। मैंने उसको मिला दिया, सबको आपस में जोड़ा, ठीक, क्या बन जाएगा? KCl.MgCl2.6H2O। 6H2O क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसको कार्नेलाइट कहते हैं। तो इसको कहते हैं एडिशन कंपाउंड या मॉलिक्यूलर कंपाउंड, कि मैंने इस सॉल्ट को उठाया, इस सॉल्ट को उठाया, थोड़ा सा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डाला, मिला दिया। ठीक, इसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। इसको इसको हम क्या कहते हैं, सॉरी, एडिशन कंपाउंड कहते हैं। अभी तक कोऑर्डिनेशन वाला कहीं पे नहीं आया है, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं। ठीक, दूसरा मैंने क्या किया, FeSO4, पोटाश एलम का बहुत बार फॉर्मूला पूछा जाता है। ठीक है, फिट करी, पोटाश एलम का फॉर्मूला पूछा जाता है। FeSO4 था, एल्यूमिनियम सल्फेट था, Al2SO4 होल थ्राइस, मेरे पास 24H2O थे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सब मिला दिया, सबको मिला दिया, क्या बन गया? FeSO4.Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2। इसको हम कहते हैं पोटाश एलम, क्योंकि इसमें पोटेशियम यूज हो रहा है। K2SO4, सॉरी, यहाँ पर पोटाश एलम अगर बनाना है तो अपने को K2SO4 बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर आप K2SO4 कर दें, इसको पोटाश एलम के, ठीक है। तो ये हमने बनाया। ठीक है भाई, तो क्या किया कि इस तरीके से जो कंपाउंड्स हैं वो हमने बनाए। कैसे बनाए कि जो अपने पास सिंपल सॉल्ट है, इस तरीके से कुछ सिंपल और स्टेबल सॉल्ट को आपस में मिला दिया, थोड़ा सा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डाला, तो कुछ एक एडिशन कंपाउंड अपने को मिल रहे हैं। एक और टाइप का कंपाउंड है, लाइक मैं मिला हूं 4KCN FeCN, तो यहां पर कुछ ऐसे ही बन जाएगा।
ठीक है, ये मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए कि कोई भी अपने पास सिंपल सिंपल सॉल्ट है उनको उठाओ, उसमें वाटर क्रिस्टलाइजेशन डालो, अपने पास कार्बोनाइट बना, पोटाश एलम बना, और ये एक और कंपाउंड बना हुआ है जिसका हम अभी नाम नहीं लिख सकते है ना, इसको हम पढ़ रहे हैं K4FeCN6। तो इस तरीके से ये कंपाउंड बने हुए हैं, एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। अब ये कंपाउंड के 2 टाइप होते हैं, ये जो एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड है इसके 2 टाइप है। ठीक है, ये एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड समझ में आया कि उठाया हमने 2-3 सिंपल सॉल्ट को उठाया और मिला दिया तो एडिशन कर दिया, तो ये एडिशन कंपाउंड है आपके पास। अब ये एडिशन कंपाउंड के टाइप होते हैं। अगर हम देखें भाई एडिशन कंपाउंड को, तो एडिशन कंपाउंड 2 टाइप का हमें नजर आ रहा है, एडिशन कंपाउंड। ठीक, कौन कौन से 2 टाइप का है? एक को कहते हैं डबल सॉल्ट, ध्यान से देखना, एक को कहते हैं डबल सॉल्ट, और एक होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या जिसको कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और एक को डबल सॉल्ट कहते हैं। ठीक, तो फिलहाल हमें पता लगा कि ये 2 टाइप में हम इसको डिवाइड कर पा रहे हैं। एडिशन कंपाउंड जो कि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्ट थे, स्टेबल सॉल्ट थे, मॉलिक्यूलर थे, उनको हमने जोड़ दिया, थोड़ा सा वाटर क्रिस्टलाइजेशन दिया, वो एडिशन कंपाउंड थे। वो आगे 2 पार्ट बना रहे हैं, एक डबल सॉल्ट बना रहे हैं, कोऑर्डिनेशन। डबल सॉल्ट आपको कहीं ना कहीं याद होगा 10th-12th क्लास में जब हम पढ़ते थे सॉल्ट, तो हमने डबल सॉल्ट कहीं ना कहीं पढ़ा था, याद आ रहा है कहीं? 10th क्लास में हमने कहीं डबल सॉल्ट पढ़ा था, है ना? डबल सॉल्ट थोड़ा बहुत आपको याद आ रहा होगा, मिक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट, है ना, वो हमने पढ़ा था। देखो अब आप कहोगे कि डबल सॉल्ट का एग्जांपल एलम पढ़ा था, यस, एलम या जो फिटकरी, जो पोटाश एलम हमने पढ़ा, वो डबल सॉल्ट का ही एग्जांपल है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक, डबल सॉल्ट में क्या होता है कि जैसे हमने एक कंपाउंड, एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, यहां पर हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले बनाया K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस 24H2, जिसको हम क्या कह रहे थे अभी? पोटाश एलम कह रहे थे, पोटेशियम आ रहा था K2SO4 और एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2। ठीक, ये पोटाश एलम था। इस पोटाश एलम को हमने क्या किया, इस कंपाउंड को उठा करके वाटर में डाल दिया, प्लस H2O वाटर में हमने डाल दिया। जब हमने इस कंपाउंड को उठा के वाटर में डाला तो इसकी आइडेंटिटी हो गई खत्म। ठीक, अब ये पहले पोटाश एलम था, पहले उसमें इस तरह के कुछ कंपाउंड थे, अब उनकी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है, सब कुछ टूट जाएगा। ये पोटेशियम अलग निकल जाएगा, सल्फेट अलग जा रहा है, एल्यूमिनियम अलग जा रहा है, वाटर अलग जा रहा है, किसी का कोई आइडेंटिटी नहीं है। अब सबकी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है, तो पोटेशियम यहां पर अलग जाएगा, ठीक, पॉजिटिव अलग बन रहा है। ठीक है, उसके बाद सल्फेट आयन अलग बन रहे हैं, फिर इसके अंदर एल्यूमिनियम आयन अलग बन रहे हैं, फिर इसके अंदर वाटर अलग चला गया। तो ये आयंस में ब्रेक डाउन हो चुका है। डबल सॉल्ट का मतलब जैसे आपने सॉल्ट को उठाया, वाटर में डाला, डिफरेंट डिफरेंट आयंस बनेंगे और इसकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये बताओ इसकी आइडेंटिटी क्या हो गई? खत्म हो गई। ये सब अलग अलग आयंस में ब्रेक डाउन हो गया, इसकी आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है। तो सॉलिड स्टेट में ही ये स्टेबल थे। ये कैसी स्टेट थी? सॉलिड स्टेट थी। सॉलिड स्टेट में इसके पास अपनी आइडेंटिटी थी, अपनी पहचान थी। फिलहाल एक्वस स्टेट में, ठीक है, एक्वस स्टेट में ये खत्म हो गया है, सब कुछ ब्रेक डाउन हो गया, सब अलग अलग होके निकल गए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में क्या, अब आप इसके अंदर पोटाश एलम के अलावा और भी एग्जांपल है, लाइक जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, ये जो हमने पोटाश एलम पढ़ा, ठीक, ये तो अपने को पता लगा कि ये टूट के बिखर जाएगा। ठीक है, ये टूट के बिखर जाएगा। कार्नेलाइट का भी सेम हाल है। कार्नेलाइट में भी वाटर आप मिलाओगे तो पोटेशियम आयन अलग चला जाएगा, क्लोराइड अलग जा रहे हैं, मैग्नीशियम अलग चला जाएगा, वाटर अलग जाएगा। ठीक, तो सब कुछ ब्रेक डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जैसे इस तरीके से डबल सॉल्ट बन जाता है। कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सीन थोड़ा अलग है। उसका क्या है?
सॉलिड स्टेट में आइडेंटिटी तो रहती है, एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशन में भी आइडेंटिटी बनी रहती है। मतलब ये पूरा का पूरा नहीं टूटेगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्रेकडाउन नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पूरा ब्रेकडाउन नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं, हमने अभी एक कंपाउंड पढ़ा K4FeCN होल 6, ये पढ़ा थोड़ी देर पहले, देखो K4FeCN होल 6 ये पढ़ा था। अब ये क्या करता है भाई, इसमें मिलाया वाटर प्लस H2O। अभी तो ये सॉलिड स्टेट में था, बढ़िया इसकी आइडेंटिटी थी, वाटर मिलाया फिर भी आइडेंटिटी रहेगी। ये सारा का सारा ब्रेकडाउन नहीं होगा, ये ब्रेकडाउन होगा सिर्फ 4K पॉजिटिव प्लस FeCN होल 6, और क्योंकि 4 पोटेशियम निकल गए हैं तो 4 नेगेटिव का चार्ज, बस इसके बाद ये ब्रेकडाउन नहीं होगा, मतलब इसकी आइडेंटिटी बनी रही। ये जो आयन आपको बड़ा सा दिखाई दे इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स आयन है और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की आइडेंटिटी सॉलिड में भी एज वेल एज वाटर में भी बनी रहती है, क्योंकि वो पूरा का पूरा ब्रेकडाउन नहीं होता है। आप कुछ भी कोशिश करोगे कॉम्प्लेक्स आयन ब्रेकडाउन नहीं होते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन कभी भी ये फर्दर, मतलब Fe अलग नहीं जाएगा, साइनाइड अलग नहीं जाएगा, ये कभी भी अलग नहीं जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बढ़िया से डिफरेंस मैंने नोट्स में दिए हुए हैं, ठीक है, ये क्या कुछ होते हैं ये मैंने बढ़िया से नोट्स में डिफरेंस दिए हुए हैं। इतनी कहानी पहले बता दो, क्या कुछ थोड़ी बहुत क्लियरिटी आ रही है अभी तक? ठीक है, हाँ वाटर अलग है, हाँ वाटर को आप आयनिक फॉर्म में मानो, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन फॉर्म में मानो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिफरेंस अपना सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, इसकी बढ़िया सी डेफिनेशन डिफरेंस सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक भाई। तो इस तरीके से हमने पढ़ा कि एडिशन कंपाउंड था, 2-3 सॉल्ट थे, मिलाया थोड़ा सा वाटर डाल दिया तो एडिशन कंपाउंड बन गया। फिर दो टाइप में, डबल और कोऑर्डिनेशन। डबल में क्या हुआ, आइडेंटिटी खत्म हो गई, डबल की आइडेंटिटी हो गई लॉस, ठीक, डबल की आइडेंटिटी हो गई लॉस। कैसे लॉस हो गई कि जैसे वाटर में डाला वो बिखर के टूट गया, पोटेशियम अलग, सल्फेट अलग, एल्यूमिनियम अलग, वाटर अलग। कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं कि आप उनको वाटर में डालोगे तो वो ब्रेक डाउन पूरे के पूरे नहीं होंगे, थोड़ा सा आयन इसमें पोटेशियम बाहर निकला और एक कॉम्प्लेक्स आयन मिलेगा, वो कॉम्प्लेक्स आयन कभी भी फर्दर डिसोशिएट नहीं होगा। मींस कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइडेंटिटी बनी रहती है। पहला डिफरेंस आप बता सकते हो किसी को भी, ठीक। दूसरा, डबल सॉल्ट में इनकी और इसकी प्रॉपर्टी सेम होती है, ठीक है। डबल सॉल्ट के अंदर जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट कौन से हैं, ये जो इनकी प्रॉपर्टी है ये इसकी जैसे होती है, जबकि यहां पर कॉम्प्लेक्स आयन की इसकी जैसे प्रॉपर्टी नहीं होगी। मतलब जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस होंगे वो फाइनल प्रोडक्ट की तरह की प्रॉपर्टी शो नहीं करते, वो नई प्रॉपर्टी शो करते हैं, जबकि डबल सॉल्ट में वो सेम ही प्रॉपर्टी उनकी रहती है। तो ये भी एक डिफरेंस है। द प्रॉपर्टीज ऑफ डबल सॉल्ट आर सेम एज दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड्स। तीसरा और इंपॉर्टेंट डिफरेंस, डबल सॉल्ट में आयनिक कोवेलेंट बॉन्ड वगैरह होते हैं, इसमें कभी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं मिलता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर कौन से बॉन्ड होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। डबल सॉल्ट कैसे होंगे, आयनिक होंगे, डबल सॉल्ट आयनिक होंगे कभी भी इनमें, ये कैसे होंगे भाई, ये आयनिक होंगे, ठीक। और ये नाम से पता लग रहा है कि इनके अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने को मिलने वाला है। और मैंने ये भी बताया कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस किस के बीच में मिलेगा, लिगेंड इलेक्ट्रॉन को देगा मेटल को, तो जिसको दे रहा है उसकी तरफ एरो शो कर दो, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, डबल सॉल्ट में सिर्फ आयनिक बॉन्ड अपने को मिलने वाला है। ये बताओ क्या ये डिफरेंस क्लियर हुए? क्या किसी को आप 2-3 डिफरेंस बता सकते हो? कोई पूछेगा कि कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, तो बता सकते हो ना किसी को भी कि ये कुछ डिफरेंस इसमें बन रहा है, ये बताओ। बाकी नोट्स में सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है, अच्छे से उसको पढ़ो। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी। Complex compound are those addition compounds which retain their identity in solid as well as aqueous form. Solid में भी aqueous में भी identity बनी रहेगी, ज्यादा डिसोशिएट नहीं होंगे, कॉम्प्लेक्स आयन का फॉर्मेशन करेंगे जो फर्दर डिसोशिएट नहीं होता है। डबल सॉल्ट आर द टाइप ऑफ एडिशन कंपाउंड विच लूज देयर आइडेंटिटी व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, मतलब टूट करके बिखर गए, आइडेंटिटी खत्म हो गई। कॉम्प्लेक्स आयन आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आयन की तरफ नजर डालो, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कॉम्प्लेक्स आयन, है कि नहीं? FeCN होल 6 4 नेगेटिव, कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन दिखाई दे रहा है। इसमें दो चीजें मुझे दिखाई दे रही है, एक तो आयरन और एक साइनाइड CN। आयरन तो मुझे देख के बता सकता हूं कि डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और ये यहां पर किसकी तरह एक्ट कर रहा होगा, सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल एटम। और जो CN है वो लिगेंड है, लिगेंड मतलब इलेक्ट्रॉन को देने वाला, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो ये सेंट्रल मेटल एटम है और ये लिगेंड है, तो ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स आयन जो कि फर्दर डिसोशिएट नहीं होता है। LM क्या है भाई, लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन लोन पेयर किसको दे रहा है, मेटल को दे रहा है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू दे रहा है, तो एरो हम शो करेंगे लिगेंड से मेटल की तरफ, सिंपल। तो क्या इतनी कहानी आपको समझ में आई? क्या इतनी कहानी आप लोगों को समझ में आई, थोड़ी क्लियरिटी बनी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे चल रहा है? ठीक है, आसान है बेटा, चैप्टर ढंग से पढ़ोगे ना, मैं जो जो बता रहा हूं उसको अच्छे से क्लियर करते जाओ, आसानी से चैप्टर बिल्कुल निकल जाएगा। नहीं तो बेटा कोऑर्डिनेशन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इनऑर्गेनिक और बहुत, ठीक, ये हो गया। अब देखो लिखवाता इसलिए नहीं हूं कि यार यहाँ भी अगर डिक्टेट करना पड़े फिर नोट्स भेजने का क्या फायदा, है ना? उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, नोट्स आपको प्रॉपर तरीके से मिलेंगे, जाते उनको रीड करो, यहाँ पूरा मैं समझा देता हूँ, ठीक। तो ये चीज आई, उसके बाद ये अपने ने पढ़ा। अब हम थोड़ा सा आगे इसमें चलते हैं। अब देखो चैप्टर के अंदर अपना इंटरेस्ट किसके अंदर है, अपना इंटरेस्ट है कोऑर्डिनेशन। डबल सॉल्ट को अपने को पढ़ना है नहीं, डबल सॉल्ट को भूल जाओ, कोऑर्डिनेशन के अंदर आ जाओ। अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे ही फर्दर स्टडी करेंगे। तो फिलहाल जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उसके दो चार तरीके के टाइप बनाए हुए हैं, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, तो चाहे तो आप कोऑर्डिनेशन वर्ड को यूज करो, चाहे कॉम्प्लेक्स वर्ड को यूज करो। फिलहाल आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कौन सा, ये वाला K4FeCN होल 6। क्या इसके ऊपर कोई चार्ज है? क्या K4FeCN होल 6 के ऊपर आपको किसी तरीके का चार्ज दिखाई दे रहा है? कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरीके से हम चार्ज की बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स। कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स नाम से पता लग रहा है कि कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स में जो नेट चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, खत्म। कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स में आपको नेट चार्ज पॉजिटिव मिलने वाला है। दो चार एग्जांपल में लिख देता हूं। ये एक्चुअल में क्या है, इसकी क्या टर्मिनोलॉजी है, ये सारी चीजें हम अभी पढ़ने वाले हैं। 3 पॉजिटिव चार्ज कैसे निकाला जाता है, ये 6 क्या है, ये क्या है, ये सब हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे नोमेनक्लेचर होता है ना IUPAC ऑर्गेनिक में, वैसे ही इनका भी नोमेनक्लेचर होता है, इसका भी नाम लिखने का तरीका है। तो ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर सब पढ़ेंगे। फिलहाल पढ़ रहे हैं कि जो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है उनमें नेट चार्ज का आपको पॉजिटिव नेट चार्ज दिखाई दे रहा है।
ठीक है, तो ये कुछ है। दूसरा एनाइनिक कॉम्प्लेक्स। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स बस आपको देख करके पहचानना है, कोई इसमें कोई बहुत ज्यादा कोई साइंस नहीं है, देख करके आप पहचान जाओ कि ये कॉम्प्लेक्स कैटाइनिक है कि एनाइनिक है। एनाइनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब मुझे इसके ऊपर नेट चार्ज देखने को क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। मुझे इसके ऊपर नेट चार्ज नेगेटिव देखने को मिलेगा, मैं उसको एनाइनिक कॉम्प्लेक्स कहता हूं। ठीक है, मुझे इसके ऊपर नेट चार्ज कैसे देखने को मिल रहा है, नेगेटिव देखने को मिल रहा है। एक हमने अभी देखा था, एक हमने अभी देखा। ठीक है, तो इस तरीके से हम FeCN6 4 नेगेटिव, तो ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है। तो टाइप मैंने बनाए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, देख करके पहचानना है आपको कि कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स क्या होगा जिसके ऊपर आपको नेट पॉजिटिव चार्ज देखने को मिले, अनाइनिक कॉम्प्लेक्स क्या होगा जिसके ऊपर नेट आपको नेगेटिव चार्ज देखने को मिले, और तीसरा और लास्ट जिसके अंदर जिसके ऊपर आपको कोई चार्ज ना मिले, तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स उनको कहते हैं। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मतलब नेट चार्ज जीरो होने वाला है, नेट चार्ज होने वाला है जीरो। ठीक, कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा उसके ऊपर। उसके एग्जाम्पल इस तरीके से आपको इसके ऊपर कोई भी चार्ज देखने को नहीं मिलेगा। तो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। देख करके पहचान जाओगे, ये बताओ, क्या देख करके आप पहचान सकते हो इसको? क्या इसको देख करके पहचान जाओगे? ठीक है, अभी तक सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। तो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, एनायनिक कॉम्प्लेक्स, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, और भी टाइप हैं इसके, हेट्रोलैप्टिक, होमोलैप्टिक, और भी टाइप हैं, बट उन टाइप को थोड़ी देर में पढ़ते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उससे पहले हम कुछ चीजों को समझ लेते हैं कि ये जो इसमें अलग अलग चीजें दिखाई दे रही हैं, ये नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या है, थोड़ा पहले इनको समझ लेते हैं, उसके बाद में फर्दर आपको और भी टाइप इसके करवाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल जो मेन मेन टाइप है इसके, कैटाइनिक, एनायनिक और न्यूट्रल, इसके अलावा और भी 2-3 टाइप हैं, बट उसको उसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा इसका टर्मिनोलॉजी जान लिया जाए। ठीक है, कि आखिर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की टर्मिनोलॉजी क्या है। टर्मिनोलॉजी, इसको थोड़ा सा देख लिया जाए कि जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अलग अलग चीजें आ रही हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कैसे पहचानते हैं। ठीक है, तो इसका बताता हूं आपको टर्मिनोलॉजी का। ठीक है, ये अपने को एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, ये अपने को न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, पहली बात। इस तरीके का कुछ कंपाउंड आपको देखने को मिले तो आप समझ जाओगे कि ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसमें ये सारी चीजें क्या है, यहां पर ये आपको बाहर एक दिखाई दे रहा होगा K4, ये K4 आपको बाहर दिखाई दे रहा होगा, बड़े से ब्रैकेट के बाहर ये लिखा हुआ है। तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है K4, इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन स्पेयर। आयोनाइजेशन स्पेयर, आयोनाइजेशन स्पेयर, मुझे नाम से पता लग रहा है, नाम से पता लग रहा है कि इसका आयोनाइजेशन होने वाला है। अगर मैं इसको वाटर में डिसॉल्व करूं तो K4 सबसे पहले निकल के भागेगा। ठीक है, K4 यानी कि जो पोटेशियम पॉजिटिव है वो सबसे पहले बाहर निकल जाएगा, यानी सबसे पहले आयोनाइज हो जाएगा, इसलिए उसको कह रहे हैं आयोनाइजेशन स्पेयर। जैसे हमने थोड़ी देर पहले देखा, ये हमने ये देखा था कि जब हमने इसको वाटर में डाला तो 4 पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव सबसे पहले बाहर निकल गया, मतलब ये क्या हो गया, आयोनाइज हो गया, बाकी नहीं टूटा। ठीक है, तो ये जो K4 है इसको आयोनाइजेशन स्पेयर कहते हैं। ठीक, ये आयोनाइजेशन स्पेयर हुआ।
दूसरा जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है भाई, ये जो ब्रैकेट के अंदर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कोऑर्डिनेशन स्पेयर नहीं टूटेगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर ब्रेक डाउन नहीं होता है, जैसे हम प्रीवियस भी देख चुके हैं। इसके ऊपर जैसे बाहर निकलेगा तो 4 नेगेटिव का चार्ज आएगा और इसको कहेंगे कॉम्प्लेक्स आयन। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा जो कि अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा। ठीक, ये दो चीजें हुई देखने पे। फर्दर अपने को बीच में आयरन दिखाई दे रहा है। ये जो आयरन है भाई, इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन। ये कौन सा होगा? ये डी ब्लॉक का होगा। ठीक, तो इसको मैं कहता हूं सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल आयन, कुछ भी आप इसको लिखो। ये जो सीएन आपको दिखाई दे रहा है, फिलहाल आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो सीएन यहां दिखाई दे रहा है भाई, ये जो सीएन है, दिस सीएन इज नोन एज लीगेंड। लीगेंड क्या करता है? लीगेंड इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। और ये जो 6 इसके लास्ट में लिखा हुआ है, इसका भी ट्रीटमेंट कर लिया जाए तो ये जो 6 यहां लिखा हुआ है, ये जो 6 यहां लिखा हुआ है, ये जो 6 है, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसको हम कहते हैं सीएन। कोऑर्डिनेशन नंबर को प्यार से सीएन कहा जाता है। इसको सीएन को इस साइनाइड से कंफ्यूज मत होना, वो सीएन अलग है। ठीक है। आयोनाइजेशन स्पेयर वो है जो आयोनाइज हो जाता है भाई। हमने को सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन दिखाई दे रहा है, डी ब्लॉक का सीएन लीगेंड दिखाई दे रहा है जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। किसको डोनेट करता है? इस आयरन को। कौन से बॉन्ड बनाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। फिर ये अपने को 6 दिखाई दे रहा है जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये पूरा अपने को कोऑर्डिनेशन स्पेयर दिखाई दे रहा है। क्या ये थोड़ी बहुत क्लियरिटी आपको बनी कि ये किस तरीके से काम कर रहा है? मतलब ये देखोगे तो पहचान जाओगे ना कि क्या कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। ये बताओ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कहीं भी दिख जाए तो बता सकते हो कि इसके अंदर ये चीजें कौन कौन सी हैं। इन सब की प्रॉपर डेफिनेशन पूछी जाती है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। अभी पूरा 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 सीन अभी क्लियर कर देता हूं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी बनी इसकी। इस चैप्टर में जो जो मेन जो चीज है ना, वो है लीगेंड। जैसे आप पढ़ते थे ना, एक कहानी पढ़ते थे पुराने टाइम में कि पुराने टाइम में क्या होता था, राजा महाराजाओं के टाइम में, कि वो युद्ध पे जाते थे। ठीक है, कोई राजा महाराजा है, वो अपने सेना को लेकर कहाँ गया? युद्ध करने गया है। अब वो युद्ध करने गया है तो उसमें फ्लैशबैक में दिखाते कि भाई पीछे उसने एक दिन पहले क्या किया कि एक अंधेरे गुफा में वो गया था और वहां पे उसने एक पिंजरे के अंदर कबूतर को देखा और कबूतर को देख करके फिर वो अगले दिन युद्ध करने चला गया। तो फिर बाद में पता चलता था कि वो जो राजा था उसका जान किसके अंदर था? उस कबूतर के अंदर था, जिसको बड़ा सुरक्षित रखता था, महल से बिल्कुल दूर रखता था। तो कबूतर के अंदर उसकी जान थी। मतलब वो कबूतर को आप टपका दो तो वो राजा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो वो कबूतर क्या है? लीगेंड है। मतलब इस चैप्टर की जो पूरी जान है वो किसके अंदर है? लीगेंड के अंदर है। अगर अपने को लीगेंड याद है, अगर अपने को लीगेंड के टाइप पता है, ठीक है, लीगेंड किस तरीके से काम कर रहा है, आगे नॉमेनक्लेचर आएगा, बहुत सारे लीगेंड आते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो बहुत सारे लीगेंड आएंगे, वो अपने को याद है किस तरीके से नॉमेनक्लेचर करना है, तो बहुत आसान हो जाता है चैप्टर। ठीक है, तो वो कहानी आप याद रखना। और लीगेंड को आप यहाँ पे छोटा मोटा मत समझना, लीगेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी कहानी लीगेंड पे, अगर लीगेंड भूल गए चैप्टर खत्म। वहीं पे आपका नॉमेनक्लेचर भी खत्म हो जाएगा जहां पर आप लीगेंड भूल गए। बट चिंता मत करो, वो आपको भूलने नहीं देंगे। ठीक है, सेंट्रल मेटल आयन भी होता है, सेंट्रल मेटल एटम भी होता है। लीगेंड आपको न्यूट्रल भी मिलेगा, लीगेंड नेगेटिवली चार्ज भी होगा, लीगेंड पॉजिटिवली चार्ज भी होगा। मैक्सिमम टाइम लीगेंड आपको नेगेटिवली चार्ज मिलेगा, बहुत कम पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है,
तो नहीं भूलने देंगे, बिल्कुल नहीं भूलने देंगे, लिगेंड आपको याद दिलवाते रहेंगे बार बार। तो आयोनाइजेशन स्पेयर है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, सेंट्रल मेटल एटम है, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिगेंड आपको दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे इनके बारे में बात करते हैं। आयोनाइजेशन स्पेयर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो सबसे पहले K4 आयोनाइज होगा। भाई सिद्धार्थ समझ गया है, बधाई हो, सिद्धार्थ को समझ में आ गया है कि ये कहानी क्या चल रही है। ठीक है, आयोनाइजेशन स्पेयर हम किसको कह रहे हैं कि अगर इसको वाटर में डाला तो सबसे पहले पोटेशियम बाहर निकल जाएगा, उसको आयोनाइजेशन हम स्पेयर कह रहे हैं। ठीक, अब पहला इसमें 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आयोनाइजेशन स्पेयर। आयोनाइजेशन स्पेयर का मतलब है कि जैसे वाटर में डालते हैं तो विच इज आयोनाइजेबल पार्ट, विच इज आयोनाइजेबल पार्ट, मतलब जो डालने के बाद फटाफट डिसोशिएट हो जाता है, निकल जाता है, वो आयोनाइजेबल पार्ट कौन सा होता है, आयोनाइजेशन स्पेयर होता है। दूसरा सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आयन, ये डी ब्लॉक के होते हैं। डी ब्लॉक के क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, और जो खाली पड़ा हुआ डी ऑर्बिटल होता है वो लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन देता है उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। दैट्स वाई ये सेंट्रल मेटल एटम या लिगेंड की तरह काम करता है। आपको ये जो बीच में दिखाई देगा डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट आपको दिखाई देगा। ठीक, दूसरा अब इसमें सेंट्रल एटम के बारे में और क्या है कि ये क्या करता है, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, तो लिगेंड इलेक्ट्रॉन को देगा किसको, एम को। ठीक है, एम, या फिर मैं यहां पे लिख सकता हूं, जनरली एम लिखते हैं आप, और क्या लिख सकते हैं, सेंट्रल मेटल एटम लिख सकते हैं, या इसको जनरली एम ही लिखते हैं। ठीक, तो एल लिगेंड किसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, एम को दे रहा है, मेटल को दे रहा है। तीसरा लिगेंड, लिगेंड पे हम डिटेल में बात करेंगे थोड़ी देर में, लिगेंड पे आएंगे कि उसका टाइप वगैरह क्या क्या होता है। फिलहाल मुझे लिगेंड को देख करके एक बात तो कंफर्म है, लिगेंड इलेक्ट्रॉन को देने वाला है, मतलब लिगेंड किसकी तरह काम कर रहा है भाई, लिगेंड काम कर रहा है लुईस बेस की तरह। ठीक, फिलहाल इतना चीज मुझे क्लियर जा रहा है कि लिगेंड काम कर रहा है लुईस बेस की तरह, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ठीक, और उसको एक्सेप्ट कौन कर रहा है, सेंट्रल मेटल एटम कर रहा है। तो इसको देख करके ये कहा जा सकता है कि ये लुईस एसिड होते हैं। ठीक है, सिंपल। लिगेंड पे बात करेंगे, लिगेंड न्यूट्रल हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। कभी कभार 2-4% में ये इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है सेंट्रल मेटल से, उसका अलग केस है, उसको डिस्कस करेंगे। फोर्थ, चौथे में अगर हम गए तो कोऑर्डिनेशन नंबर की बात आ जाती है। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है कि वो कितना सेंट्रल मेटल एटम, ये जो है, ये जो लिगेंड है CN है, ये कितने कितने साइड, कितने बॉन्ड यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। सिंपल मीनिंग है कि ये जो लिगेंड है ये कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना करके जुड़ रहा है मेटल के साथ, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब मैं 6 देख करके ये कंफर्म कर सकता हूं कि ये 6 बॉन्ड इस तरीके से कोऑर्डिनेट बना रहा होगा। ठीक, ये होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन स्पेयर पांचवा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर भी मैं बता सकता हूं कि ये कोऑर्डिनेशन कभी भी ये आयोनाइज नहीं होगा, ये स्टेबल रहेगा, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन करेगा, और ये कोऑर्डिनेशन आयन बनाएगा, कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ लिगेंड विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा हुआ, मतलब कितने वो बॉन्ड बना रहे हैं। क्या ये चीज क्लियरिटी आई? कभी कभार मेटल इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, वो बहुत स्पेशल केस है, उसको अलग पढ़ेंगे हम, चार्ज न्यूट्रल करने के लिए वैसा करता है। बट मैक्सिमम केसेस में जो लिगेंड होता है वही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। ठीक है भाई, ये कहानी कुछ समझ में आई? राघव चावला का आज यार मैसेज नहीं आ रहा है, राघव चावला बेटे, आज भी मेरे को लग रहा है आज भी निकल गया ये, नहीं है, आज है। राघव चावला कह रहा है आज है, कोई दिक्कत नहीं। कोऑर्डिनेशन स्पेयर,
कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो कि कॉम्प्लेक्स आयन बना रहा है वो कभी भी आयोनाइज नहीं होगा। मतलब मुझे इसके अंदर जब मैं वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो इसमें से कुछ भी टूटेगा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये अलग मिलेगा। FeCN6 4 नेगेटिव मेरे को अलग मिलने वाला है, उसकी आइडेंटिटी रहेगी, वो कभी भी ब्रेक डाउन नहीं होगा। दैट इज कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ये बताओ क्या ये टर्मिनोलॉजी कुछ क्लियर हो रही है? ठीक है, नोट्स आप देखोगे, क्रिस्प नोट्स बनाए हुए हैं, अच्छे से पढ़ो, डायरेक्टली जाके पीछे क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा, ये चीज हमने पढ़ी। अब टाइप पे अगर हम वापस आए तो कुछ अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो क्या लिखी हुई है ना। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स पढ़ा था जिसमें ओवरऑल कैटायन आपको मतलब ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा था, एनायनिक कॉम्प्लेक्स में नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा था, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स में आपको कोई भी चार्ज नजर नहीं आ रहा था। फिर हमने थोड़ी टर्मिनोलॉजी की बात की। इसके बाद टर्मिनोलॉजी की बात करने के बाद आगे इसमें देखते हैं, आगे इसमें एक दो टाइप्स और हैं इसके। अब आपको टाइप थोड़े समझ में आ जाएंगे फर्दर। 3 हम पढ़ चुके थे, चौथा टाइप है इसका होमो न्यूक्लियर। ये वर्ड थोड़े बहुत बीच में यूज किए हुए हैं, अब मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो उसमें। होमो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, होमो न्यूक्लियर, होमो न्यूक्लियर, होमो मतलब सेम, होमो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, होमो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। इसके अंदर क्या होता है, ओनली ओनली वन सेंट्रल मेटल एटम ही प्रेजेंट होगा, खत्म। मतलब आपके सामने कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा हो, अगर आपको उसके अंदर केवल एक ही सेंट्रल मेटल एटम दिखाई दे रहा है, दैट इज होमो न्यूक्लियर कंपाउंड। प्रीवियस हमने जितने भी, अभी ये भी हमने पढ़ा था, इसमें भी एक ही था। प्रीवियस अभी तक हम जितने भी पढ़ चुके हैं इसमें देखो सबके अंदर आपको एक ही सेंट्रल एटम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ पे निकिल है, यहाँ पे आयरन है, सिल्वर है, निकिल है, इस तरीके से एक ही दिखाई दे रहा है, दैट इज होमो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। पांचवा देखें तो हेट्रो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स। हेट्रो न्यूक्लियर का मतलब सीधा सीधा है, हेट्रो माने डिफरेंट, आपको मोर देन वन CMI या CMA प्रेजेंट दिखाई देगा। ठीक है, एक एग्जांपल इसमें, अभी फिलहाल ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल बनेगा, इसको भी हम धीरे धीरे देखेंगे कैसे बनता है, क्या होता है। ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं लेनी है, इसको धीरे धीरे हम सब क्लियर कर लेंगे। ऐसा कुछ है भाई ये। अब देखो इसमें क्या हो रहा है ना, इसमें मुझे दो दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे दो कहाँ दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये CR दिखाई दे रहा है, एक ये CR दिखाई दे रहा है। मोर देन वन मुझे सेंट्रल मेटल एटम दिखाई दे रहे हैं नंबर में, तो एक CR है, एक CR है। यहाँ पर होमो न्यूक्लियर में मुझे सिंगल दिखाई देते, हेट्रो में मुझे मोर देन वन मेटल दिखाई देगा। ठीक, तो क्या होमो न्यूक्लियर कहीं पे वर्ड आएगा पहचान जाओगे, होमो न्यूक्लियर, बस ये डेफिनेशन याद रखनी है कि ये मुझे बताता है सेंट्रल मेटल एटम के बारे में, होमो न्यूक्लियर। ठीक, छोटी छोटी सी डेफिनेशंस इस चैप्टर में काम आती है, आगे काम आती है। छोटी छोटी डेफिनेशंस इसमें काम आती है। सिक्स्थ है होमो होमोलैप्टिक, होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स, होमोलैप्टिक। अब ये क्या है भाई, होमो मतलब सेम, इसमें क्या होता है, ओनली वन लिगेंड प्रेजेंट होता है। अब सेंट्रल मेटल एटम की तो हमने बात कर दी, तो लिगेंड की भी तो बात करनी पड़ेगी। ठीक है, लिगेंड भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, तो ओनली वन लिगेंड इज प्रेजेंट। अभी तक हम फिलहाल जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं प्रीवियस, क्या वो मैं बता सकता हूं कि ये भी
होमोलैप्टिक का एग्जाम्पल है, एक ही लिगेंड है साइनाइड। क्या हम जितने भी अभी तक पढ़ चुके हैं इन सब में होमोलैप्टिक आ रहा है? अमोनिया NH3, अमोनिया साइनाइड, साइनाइड कोबाल्ट, इस तरीके से। ठीक है, ये कोबाल्ट नहीं है, कार्बोनिल है ये, तो इसका हम आगे देखेंगे। ठीक है भाई, तो ये होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स ओनली वन लिगेंड इज प्रेजेंट, सिर्फ अपने को एक ही लिगेंड देखने को मिलेगा। सेवेंथ में हेट्रोलैप्टिक, 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 हेट्रो डिफरेंट, कॉम्प्लेक्स। अपने को क्या दिखने वाला है? मोर देन वन लिगेंड दिखने वाला है। मोर देन वन लिगेंड अपने को दिखने वाला है। एक दो एग्जांपल आपको बताता हूं। यहां पर अगर ये हमने सही लिखा है तो यहाँ पर ये एक तो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, दूसरा आपको दो अलग अलग दिखाई दे रहे हैं लीगेंड। एक तो मुझे Cl और एक ये अमोनिया NH3, ये दो लीगेंड दिखाई दे रहे हैं। क्रोमियम मेरे पास सेंट्रल मेटल एटम है। तो हेट्रोलैप्टिक मतलब मोर देन वन लीगेंड प्रेजेंट होता है, और होमो न्यूक्लियर वर्ड का मतलब सेंट्रल मेटल एटम है, लेप्टिक वर्ड का मतलब लीगेंड से आप लगा लो। ठीक, तो ये छोटे मोटे डेफिनेशन आपको चैप्टर में काम आने वाले, बस आपको देख करके पहचानना कि ऐसा कुछ है कॉम्प्लेक्स। हाँ, वाटर से रिएक्शन करवाना पड़ेगा अगर ये पहचानना है कि आयोनाइजेशन स्पेयर कौन सा है। हर्षित, कहाँ चले गए सारे? बीच में भाई रिस्पॉन्स दिया करो तुम। हाँ ठीक है, सिद्धांत, वरुण, विवेकानंद। अरे विवेकानंद भाई कुछ आ रहा है समझ में? विशाल, विवेकानंद, विशाल, विशाल कुंडू, बेटा कुछ हो रहा है पैसा वसूल की नहीं? सही है, छोटी छोटी डेफिनेशन दो चार बार लर्न कर लो, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको नोट करना नोट कर लो। ठीक है, लेक्चर के बाद ये भी मैं सेंड कर दूंगा जो बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्लस आपको नोट्स भी दे दूंगा। दो चार क्वेश्चन रोज आपको दूंगा एक्सरसाइज के, वो भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में लिख करके दूंगा। पीछे जाओ बुक में, क्वेश्चन देखो, सॉल्व करो। मैक्सिमम आपको नोट्स में से आंसर मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत आपको ढूंढने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे, तो उससे रिलेटेड ही दूंगा जो मैं डेली पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उससे क्या होगा, चैप्टर भी चलता रहेगा और अपना क्वेश्चन भी धीरे धीरे सॉल्व होता रहेगा। तो लास्ट में जाकर के एक दिन उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिलहाल के पीटी में इनऑर्गेनिक नहीं आया था, बिकॉज मैं बता दूं कि आईआईटी में इनऑर्गेनिक अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसीलिए अपने पास ये इनऑर्गेनिक पीटी में नहीं आया। तो पीटी में नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं आप इसको छोड़ दें, साथ साथ में पकड़ते रहें इसको, क्योंकि लास्ट में जो एग्जाम होंगे उनमें ये सारा का सारा आ जाएगा आपके पास, तो तब आप उसको दो तीन चार बार रिवाइज कर चुके होंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखो, ये तो बहुत अच्छा कुछ दिखाई दे रहा है कि भाई ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स अपने को ऐसा दिखाई दे रहा है। जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते थे तो केमिकल बॉन्डिंग मीथेन देखते हैं, मीथेन, तो मीथेन को हम लिखने का लिख देते हैं कि CH और C में चारों तरफ चार बॉन्ड लगा देते हैं, 90 डिग्री पे हम लगाते हैं, बट वो होते नहीं है 90 डिग्री, तो वो टेट्राहेड्रल होते हैं। ठीक, अब वो 109 डिग्री टेट्राहेड्रल बन रहे हैं, तो मतलब वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनती है उसकी। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बना रहे हैं, तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में तीन एटम तो एक ही प्लेन में आएंगे, एक ऊपर आ जाएगा, एक नीचे आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर उनके बनाते हैं। सेम चीज यहां पर भी अप्लाई होगी
ये जितने भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैं ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि ये रियल लाइफ में मिलने वाले सारे के सारे एग्जाम्पल हैं। तो अब रियल लाइफ में मिलते हैं तो इनका कोई ना कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होगा, इसमें बॉन्ड एंगल होंगे, कुछ होगा। तो अब इनके जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे हम बॉन्डिंग में पढ़ते थे ना 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन उसको कहते हैं, जो उनका एक एटम्स का स्पेशल अरेंजमेंट होता है, स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट है कि भाई ये इतने एंगल पे है, ये इतने एंगल पे है, ये टेट्राहेड्रल बना रहा है, ये स्क्वायर प्लानर बना रहा है, तो वो ये लीनियर बना रहा है, तो वो उनका होता है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। बहुत आसान है। जैसे हम बॉन्डिंग में पढ़ते थे ना कि स्टेरिक नंबर 5 आ गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन जाएगा, वैसे ही सेम यहाँ भी है, 5 आएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बनेगा, 4 आएगा टेट्राहेड्रल बन रहा था, 4 आएगा टेट्राहेड्रल यहाँ भी बनेगा। ठीक, क्या करना है, बीच में मेटल को रख दो और लीगेंड बना दो 4। इसमें देखो, इसमें 6 है, मतलब इसमें 6 बॉन्ड बन रहे हैं, इसमें 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसी तरीके से ये ऑक्टाहेड्रल बन रहा है, तो इस तरीके से 6 वाला ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा, 5 वाला ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन जाएगा, 4 वाला टेट्राहेड्रल बन जाएगा, 2 वाला है वो लीनियर बना लेगा। इस तरीके से इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। एक दो बना करके आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाए। ठीक है, एक दो बना के दिखाता हूं बस। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा इसको कहते हैं, और इसका मतलब है स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड लीगेंड। भाई सेंट्रल मेटल एटम लीगेंड किस तरीके से अरेंज हो रहे हैं देखना। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है मतलब क्या बनाएगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, लीगेंड 2 तरफ से उसमें बॉन्ड बनाएगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 2 आ रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूं इस तरीके से, ML2 प्लस माइनस एन कोई चार्ज वगैरह है उसको ऊपर लिख लेंगे, ML2, इस तरीके से सिंपली इसको दिखा सकते हैं। ये बनेगा लीनियर, किस तरीके से, बीच में मेटल होगा, बीच में मेटल होगा, इधर से आया एक लीगेंड, इधर से एक लीगेंड, इसने कोऑर्डिनेट किया, इसने कोऑर्डिनेट किया, स्ट्रक्चर बन गया लीनियर, खत्म। एक और बताऊं, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में मैं इसको लिख सकता हूं ML3 प्लस माइनस एन। 3 का कैसे बनेगा, 3 का कैसे बनेगा, ट्राइगोनल प्लानर बन जाएगा। कैसे, मैं क्या करता हूं, मेटल को लिख लेता हूं यहां पर, अगर इसको थोड़ा सा कलरफुल कर लिया जाए, रंग बिरंगा, तो मेटल बीच में रख दिया। ठीक, अब मेटल बीच में रखा तो एक आया यहां से, एक आया यहां से, एक आया यहां से। ठीक, ये कौन थे भाई, ये थे लीगेंड, एक लीगेंड यहां से, एक लीगेंड यहां से, एक लीगेंड यहां से। ठीक, फिलहाल मैं बना सकता हूं इस तरीके, ट्राइगोनल प्लानर। तो इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको मिल जाएंगे नोट्स के अंदर, ये सारे स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, बहुत सिंपल है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 में लीनियर आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 का मतलब क्या है कि वो 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये है। लीगेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इसलिए एरो का साइन किस साइड है, मेटल की तरफ है। बनाओ ना बनाओ आपकी चॉइस है, बुक में नहीं भी बनाया हुआ है, ठीक है, एरो नहीं दिखाया हुआ है, वो अंडरस्टूड है कि लीगेंड दे रहा है मेटल को, बट यहाँ पर हम एरो से भी शो कर रहे हैं। लीगेंड है 3, बीच में आपका डी ब्लॉक का मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम, ट्राइगोनल प्लानर बन रहा है।
ठीक, तो ये फिलहाल आज के लिए ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ठीक है भाई, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा क्या है, समझ में आया? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आपको एक्सैक्ट जो मिलती है। तो ये कुछ है, बाकी आपको मैं नोट्स भेजता हूँ, आप टेंशन ना लो। ठीक है भाई, ठीक है। जैसे बॉन्डिंग में होता था ना, बॉन्डिंग में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनती थी, सेम 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट यहाँ भी बनेगी। 3 है तो 3 लिगेंड आएंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, 3 लिगेंड आगे, 3 बॉन्ड बना रहे हैं। यार आप ये बताओ ना, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है और मैं कह रहा हूँ 3 बॉन्ड बनेंगे, उसके लिए कम से कम 3 लिगेंड तो चाहिए, तभी तो हर एक लिगेंड एक एक बॉन्ड बनाएगा। तो या तो कहो कि 3 लिगेंड है या कहो कि 3 बॉन्ड है, बात तो सेम है। ठीक।